इनफैक्ट सुबह आपको बताया ही था कि एक्शन की उम्मीद ज़्यादा मत रखिएगा आज बाज़ार में, वैसा ही है। 10-11 पॉइंट नीचे निफ्टी और निफ्टी बैंक 30-35 पॉइंट नीचे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत झूल रहा है लाल और हरे निशान के बीच दायरे में कारोबार। हमारे साथ अब एक खास मेहमान जुड़े हैं, एएस के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रतीक अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब फंडामेंटली इनफैक्ट अच्छे ही संकेत हैं बाज़ार के लिए। एम्फी का जो डेटा आया है वो इट्स लाइक म्यूजिक टू ईयर्स। नवंबर में भी जिस तरह से निवेश किया है निवेशकों के रिटेल इन्वेस्टर्स ने, और साथ ही रिजल्ट सीजन अच्छा था। अब थोड़ा सा शायद स्लैक होगा बिकॉज ऑफ जो टिपिकल ईयर एंड एक फैक्टर देखने को मिलता है, थोड़ा सा वैक्यूम हो जाता है मार्केट में। लेकिन कैसा लग रहा है मार्केट आपको इस समय, क्या व्यू है आपका? जहाँ तक मार्केट के लेवल का सवाल है, हमें लगता है कि लेवल सस्टेनेबल है। अगर आप पीछे जाएं तो अगर दिसंबर 19 जो प्री कोविड का बाजार का हाई था, अगर आप वहां जाएं और देखें तो पाएंगे कि मार्केट उस लेवल पे सस्टेन्ड था। अगर कोविड नहीं होता तो शायद चलता रहता। और तब से अब तक मार्केट करीब 50% ऊपर है। और जो अर्निंग्स बीच में हमें देखने को मिली हैं, 21 ओवर 20 और 22 ओवर 21, 22 के 2 क्वार्टर हो गए हैं, 2 क्वार्टर बाकी हैं, वो करीबन 50% के हिस्से शायद थोड़ा ज्यादा ही हों। तो जो बाजार का लेवल है वो अभी तक जो 23 ओवर 22 है, वी आर एट द एंड ऑफ 22, उसको तो डिस्काउंट ही नहीं कर रहा है। तो वर्सेस दी प्री कोविड पीक वैल्यूएशंस जो बाजार ने देखी थी, जो आज की वैल्यूएशन है वो करीबन 8-10% कम है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये सस्टेनेबल है। इसके साथ इंटरेस्ट रेट्स कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई है, तो वो बाजार को और सपोर्ट कर रही है। जो आपने कहा कि निवेशक जो हैं बाजार में डिप पे आ जाते हैं, वो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। ग्लोबली ये होता है। जब आपको बाजार से 10-12% कंपाउंडिंग की अपेक्षा हो तो डिप्स पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उस रिटर्न्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता रहेगा, या ऐसा मेरा मानना है। इंडिया में बहुत छोटा तबका इक्विटी मार्केट में पैसे लगाता है। जो पर कैपिटा है हमारी वो बढ़ती जा रही है। तो जिस वजह से आप देख रहे हो कि गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं या एयर कंडीशनर ज्यादा बिकते हैं, बेसिकली जो लोग हैं उनके पास पैसा ज्यादा आया है। उसी वजह से आप देखोगे कि इक्विटी मार्केट में भी निवेश ज्यादा होता है, तो लोगों के पास रिस्क कैपिटल अब बढ़ रही है। तो ये ट्रेंड आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। राइट प्रतीक, एक जो बाजार इस समय जिस तरह से बिहेव कर रहा है, इनफैक्ट नॉट ओनली नाउ, मैं ये 10% करेक्शन को भी नहीं मान रहा हूँ एक बार को, वो ये है कि बैंक्स के होल हार्टेड पार्टिसिपेशन के बिना बाजार ऐसा है। एक तरफ लार्ज कॉर्पोरेट बैंक बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए, एचडीएफसी बैंक तो परफॉर्म ही नहीं किया, वो लार्जेस्ट पोर्शन है बैंक निफ्टी का और बैंक और इंडेक्स का भी, वो परफॉर्म ही नहीं किया लास्ट एक साल में। तब बाजार यहाँ है, एफआईएस की बड़ी बकवाली चलती रही, तब बाजार यहाँ है। तो अगर जिस हिसाब से सेकेंड क्वार्टर के अर्निंग्स आए लार्ज कैप बैंक्स के, कॉर्पोरेट बैंक्स के, और क्लाउड जो है वो धीरे धीरे उठते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी आज एलआईसी ने बोला कि वो कीन है इंडसइंड बैंक में स्टेक बढ़ाने में, परसों नरसों हिंदुजा ग्रुप के भी कमेंट्स आए थे सिमिलर ईटी में कि वो भी। तो पॉइंट ये कि लार्ज कैप बैंक की जो रिलक्टेंट परफॉर्मेंस है लार्ज कैप कॉर्पोरेट बैंक की, क्या आपको ये मीन रिवर्जन होते हुए दिखता है नेक्स्ट 12-14 महीने? हाँ, मतलब बैंक्स थोड़ा सा उन्होंने कम परफॉर्म किया है। अगर आप बाहर के बाजारों में देखें तो जैसे जैसे इकोनॉमीज नॉर्मल हुई हैं, कोविड से बाहर निकली हैं, तो वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा इंडिया में कम देखा गया, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं देखा गया, इंडिया में भी कई बैंकों ने अच्छा परफॉर्म किया। शायद जो इंडेक्स के हेवी वेट बैंक्स थे उन्होंने कम परफॉर्म किया। उसका अलग कारण है मेरे हिसाब से, वहां पे हर जगह रिजीम चेंज हुआ है या होने वाला है, तो इस वजह से शायद थोड़ी सी मायूसी है। और साथ में शायद उनके स्टार्टिंग वैल्यूएशंस उतने अच्छे या उतने चीप नहीं थे। तो कारण शायद ये है
बट जैसा आप कह रहे हो मैं उससे सहमत हूँ। गोइंग फॉरवर्ड बैंकिंग फाइनेंस क्षेत्र से आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे, सस्टेन तरीके से अच्छे दिखेंगे। बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड काफी कम हुआ है, उनके निम्स हल्के हल्के ही बढ़े हैं और उस वजह से जो आरओएज हैं वो शायद पहले की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होंगे और जो आरओई डिलीवर करेगा बैंक वो काफी बेहतर होगी। और मेरे ख्याल से जो स्टॉक प्राइस है वो पूरी आरओई को डिस्काउंट नहीं कर रही है, तो फंडामेंटली मेरे हिसाब से बैंक्स में अपसाइड है। सो काफी हद तक जो आप कह रहे हो उससे मैं सहमत हूँ। राइट। साथ ही आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आज स्टार हेल्थ की लिस्टिंग भी होनी है। ये एक बड़ा बेंचमार्क या फिर एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हो सकते हैं पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी। और जिस तरह से सब्सक्रिप्शन भरा है वो वीक लग रहा है, तो लग रहा है कि शायद थोड़ी सी यहाँ सुस्त लिस्टिंग हो सकती है। इसका क्या मायने आपके लिए हैं? नहीं, देखिए, जो प्राइमरी मार्केट में इश्योरेंस होती है ना, उसमें अगर आप थोड़ा सा पैसा छोड़ देते हो निवेशक के लिए तो अच्छी सब्सक्रिप्शन आ जाती है और एक वर्चुअस साइकिल आती है। अगर आप वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा खींच के कर लेते हो, थोड़ा ज्यादा कर लेते हो, तो मतलब ये टोटल उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बट सेंटीमेंट फिर खराब हो जाती है। अभी जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल है, उसमें जो इंडिविजुअल जो लोग पॉलिसी लेते हैं वो बिजनेस अच्छा है, क्योंकि एक आदमी जो पॉलिसी लेता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए आपका क्लाइंट बन जाता है, रिपीट बिजनेस आता है और हर साल जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उससे आप और ज्यादा पैसे लोगे। पर इस क्षेत्र में एक बड़ा पार्ट ग्रुप इंश्योरेंस में चला जाता है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम है, ये लोगों को याद रखना चाहिए। और तीसरे, भले ही कोई स्टैंड अलोन केवल हेल्थ पे फोकस कर रहा हो, बट बाकी सबके पास भी हेल्थ का एक प्रोडक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक कोई कंपनी हेल्थ कर रही है तो वो बाकियों से अच्छी है, बाकी लोग डिफोकस करते हैं। और एक जो चीज है वो याद रखने की है कि हेल्थ में ना आपके पास फ्लोट नहीं होता। अगर आप एक बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को देखोगे तो कईयों का जो कंबाइंड रेशियो होता है, मतलब जो आप इनकम करते हो वर्सेस जो आपको पे आउट देने पड़ते हैं, वो 100 से कम 2-3 का ही है, बाकी सबका 100 से ज्यादा है। जो वो लोग इनकम कमाते हैं वो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है जो फ्लोट पे कमाई जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस में ये फ्लोट बहुत कम होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम बहुत कम आ पाती है और जो ज्यादातर इनकम होती है वो आपकी मतलब कितने आपने क्लेम भरे और कितना आपको प्रीमियम आया उसी का डिफरेंस है। तो ये एक चीज ख्याल में रखनी चाहिए। प्राइमरी मार्केट, अगर मैं एक कमेंट और करूं तो शायद जो वैल्यूएशन हमें वहां देखने को मिल रही हैं वो, और फिर उसके बाद जो प्रीमियम आता है अगर इशू अच्छे से भरा गया, उसके बाद बहुत कम इश्यूज में कुछ अपसाइड दिखता है। तब ऑलमोस्ट प्राइस टू परफेक्शन, इवन बियॉन्ड परफेक्शन भी प्राइसिंग देखने को मिल रही है। जी, साथ ही ये भी बताइए कि एक दो सेक्टर्स हैं जहां पर आगे चल के भी रुझान एटलीस्ट इस समय ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रह सकता है। हमने बैंक्स की बात की, लेकिन मेटल्स और टेलीकॉम यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रक्चरली जो शिफ्ट हो रहा है बेस लेवल पे, उसके बाद आपका नज़रिया या फिर ध्यान क्या कुछ और बढ़ा है यहाँ पर एलोकेशन बढ़ाने का? आर यू टेम्प्टेड या फिर अब थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो अपने इन्वेस्टरों के लिए करते हैं वो प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटल की तरफ एम करते हैं कि पैसा टूटे ना और एक तरीके से बढ़ता रहे। तो उसमें जो हमारा ध्यान होता है वो इस तरीके की कंपनियों पे होता है जो कि साल दर साल अपना नफा बढ़ाते रहें, अपना फ्री कैश फ्लो बढ़ाते रहें।
अब ये चीज जो है वो मेटल्स के साथ मिलनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो अंडरलाइंग कमोडिटी है वो खुद इतनी वोलेटाइल होती है कि जो हम चाहते हैं वो वहां पे नहीं मिल पाता। तो इस वजह से हम मेटल के क्षेत्र में नहीं जाते वहां पे। हालांकि एक चीज है कि मेटल कंपनीज जो कि पहले डीफैक्टो और प्रोसेसर्स थे, उनका पूरा इंटीग्रेटेड होता था कि आयरन ओर भी उनके पास है, कोयला भी उनके पास है, उससे स्टील बना रहे हैं। तो जो जो कमोडिटी प्राइस की वोलेटिलिटी होती थी वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती थी। अब जो है इंक्रीजिंगली वो लोग जो जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से खरीद रहे हैं और वो प्रोसेसर्स बन गए, तो उनको कन्वर्शन मार्जिन मिल रहे हैं। तो जैसे जिन कंपनियों ने बाहर कंपनियां खरीदी हैं, बाहर वाली सारी कंपनियां जो थी वो इसी टाइप की कन्वर्टर, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेशन चेंज हो रहा है, बट स्टिल क्योंकि अंडरलाइन कमोडिटी के प्राइस खुद इतने वेरिएबल हैं, तो ये क्षेत्र हमारे लिए शायद ठीक नहीं है, हम इससे दूर रहते हैं। अगर आप जो दूसरा आपका टेलीकॉम टेलीकॉम को हम यूटिलिटी मानते हैं। बीच में तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गई थी यहाँ पे, जब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, मेड श्योर की पीपल सर्वाइव। तो सर्वाइवल वाला जो एक अपस्विंग है वो आ रहा है फॉर श्योर, पर इसमें अगर आप देखो तो हमें नहीं लगता कि 12-15% से ज्यादा आरओई जो है वो सस्टेन्ड बेसिस पे कमाया जा सकता है। ये हमारे थ्रेशोल्ड के नीचे है, तो इसको हम देख जरूर रहे हैं। प्राइस इंक्रीजेस जो है वो वेलकम है, पर अभी तक हमारे वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया। प्रतीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका क्या व्यू है? आज न्यूज़ आई कि पार्टली पेड अप शेयर भी अब बाजार में आ जाएंगे, फ्लोट बढ़ेगा। वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस हो रहे हैं न्यू एनर्जी को लेके, वो सब चल रहा है। जियो का नया फ़ोन आ रहा है, 2G से 4G का फ़ायदा ले रहा है। जियो मार्ट एक्सपैंड कर रहा है ग्रोसरी में। लेकिन ये जो अगर फ्लोट बढ़ेगा तो इवेंचुअली इंडिसीज में भी इनका जो वेट है अभी 14% है निफ्टी में, उससे और बढ़ने की उम्मीद है, और फुटसी में भी इंक्लूजन। पॉइंट मेरा ये है कि फिर रिलायंस का वेट इंडेक्स में और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इंडेक्स काफ़ी एक स्टॉक की तरफ टिल्टेड हो जाएगी। आप कैसे देख रही हैं दोनों बातें और उनका बिजनेस मॉडल जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है? ये सॉरी, मैंने पहला पार्ट आपका मिस किया, आप रिपीट करोगे जो प्लीज? रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर्स हैं वो भी अब बाजार में आ जाएंगे कन्वर्ट होके, और उससे बात ये आ रही है, स्ट्रेटेजिस्ट ये कह रहे हैं कि रिलायंस का वेट इंडेक्स में भी आगे चल के इंक्रीज हो सकता है और फुटसी में भी बढ़ सकता है वेट। तो ऑलरेडी इतना लार्ज वेट है इंडेक्स में, तो इंडेक्स एक स्टॉक टिल्टेड हो जाएगी, नंबर वन। और दूसरा ये कि जो इनका बिजनेस मिक्स जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं इनका बिजनेस मॉडल? नहीं, ऐसा जो है कई देशों में देखा गया है। अगर आप यूएस में भी देखें, एप्पल को देखें, जो 2-3 और बड़ी टेक कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप देखें और उनका वेट इंडेक्स में देखें, तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही पाएंगे। तो ये केवल इंडिया की बात नहीं है। ये जरूर है कि 10% से ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वेट इंडियन इंडाइसेस में, तो कुछ मुश्किल होती है। पर जहां तक इंडियन मैनेजर्स, एक्टिव मैनेजर्स का सवाल है, वो रेगुलेटरी भी 10% से ज्यादा नहीं जा सकते, और शायद थोड़ा बॉटम अप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, तो किसी भी एक स्टॉक को इतना ज्यादा वेटेज नहीं देते। ये प्रॉब्लम केवल पैसिव मैनेजर्स को आती है, पर वो सीधे सीधे रेप्लिकेट कर देते हैं, तो दैट इज ओके। हम एक्टिव मैनेजर्स हैं, हमारे लिए ये चीज कोई खास मायने नहीं रखती। जहां तक रिलायंस के बिजनेस का सवाल है, पहले वो B2B बिजनेस ज्यादा था, अभी इंक्रीजिंगली उसमें B2C का ज्यादा पार्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे B2C का पार्ट बढ़ेगा और होपफुली उसमें रिचनेस भी आएगी, स्टिकी कस्टमर्स देखने को मिलेंगे, तो जो एक वैल्यूएशन रिलायंस को मिलती थी उसमें शायद कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। दैट ऐसा दिखना चाहिए।
करेक्ट। प्रतीक, आपसे समझना चाहेंगे कि आप ईवी इकोसिस्टम को लेकर किस तरह से प्ले आउट करना चाहेंगे, यहाँ पर आपका फोकस कहाँ होगा? क्योंकि टाटा मोटर्स के बाद हमने देखा रिलायंस बीपी, रिलायंस की जो सब्सिडरी आर्म है उसकी तरफ से भी एनएमएम के साथ एक डील आई। इस फोकस में, इस एरिया में, इस इकोसिस्टम में आपको क्या पसंद आता है? या सो ईवी बहुत तेजी से बढ़ेंगे, ऐसा हमारा मानना है। कोई दो राय नहीं है। जो वैल्यू इक्वेशन है वो धीरे धीरे और इम्प्रूव होती जा रही है। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। टू व्हीलर्स में तो ऑलरेडी बहुत तेज ग्रोथ आ रही है और गाड़ियों में भी देखी जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखें तो हर महीने उनकी सेल बढ़ती जा रही है। इसमें एक तरीका इसको ज्यादा प्योर तरीके से देखने का या खेलने का है तो वो आप ऐसे OEM को देखें जिसका बड़ा पार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को सर्विस करने में जाता है। वो हमारा पसंदीदा तरीका है। बाजार में 2-3 कंपनियां हैं ऑटो एंसिलरी के क्षेत्र में जो कि जिनका बड़ा पार्ट बिजनेस का ईवी से लिंक्ड है और आने वाले पीरियड में शायद और ज्यादा परसेंटेज ईवी लिंक्ड हो जाएगा। दूसरा तरीका जो हमें अच्छा लगता है वो केमिकल कंपनीज को का है जो कि बैटरीज के लिए विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाएंगी। दैट इज द अदर वे टू प्ले इट। आज के दिन while we are studying various spaces, जो हमारा निवेश है वो ऑटो एंसिलरीज जो कि ईवी के क्षेत्र में फोकस्ड है उनके थ्रू है। जी बिल्कुल। इस बीच आपको ये भी बता दें कि स्टार हेल्थ जो कि आज लिस्ट होने वाला है वो करीब 51 रुपये नीचे अपनी इशू प्राइस से, जो कि 900 रुपये था, उसके आसपास सेटल हुआ है। इस समय BSE पर 848.80 का लेवल है, लेकिन आज ही लिस्ट हो रहा है। देखना होगा लिस्टिंग के बाद किस तरह का रुझान रहता है, लेकिन हाँ थोड़ी सी सॉफ्ट लिस्टिंग की आशंका बनी हुई थी और उसी के आसपास ये इस समय हो सकता है कि लिस्ट भी हो। प्रतीक, वापस अगर हम मार्केट्स पर लौटें, एक तो जो ये टेपरिंग की बात हो रही है बार बार, दूसरा जिस तरह के ग्लोबल क्यूज़ हैं, ओमिक्रॉन फॉर्चुनेटली इतना हावी नहीं हुआ जितना एक समय डर लग रहा था, लेकिन टेपरिंग इज़ समथिंग दैट मार्केट नोज, और इन्फ्लेशन की जो हाल है वहाँ पर अगले साल रेट हाइक होंगे, दैट इज़ ऑल्सो फैक्टर्ड इन। तो ये कितना बड़ा कंसर्न आपको लग रहा है इस समय फ्रॉम अ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स के लिए? देखिए, ये सारे जो फैक्टर हैं ना, ये हमारे हिसाब से वोलेटिलिटी जरूर पैदा करेंगे, क्योंकि बाजार में पोजीशंस होती हैं, करेंसीज थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, तो वोलेटिलिटी तो उसकी तो अपेक्षा करनी चाहिए। पर इसकी वजह से कोई बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आप पिछला भी टेपर देखें ना, जो 2013 सितंबर से शुरू हुआ था, तो उस साल जो आपके लार्ज कैप इंडाइसेस हैं वहां तो 7-1% की बढ़ोतरी हुई थी, मिड कैप इंडेक्स शायद नेगेटिव था। बट 2014 में जब हमारे यहाँ रेजिम चेंज हुआ था, हमने अपने बाजार में बहुत स्ट्रेंथ देखी, बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर था हमारे लिए। और उसके बाद 2-3 साल शायद हमारे लिए वीक थे, बट उसमें हमारे यहाँ बैंकिंग प्रॉब्लम हुई, शायद उसका रीजन ज्यादा था। हमारे यहाँ IL&FS की इशू हुई, उसका रीजन था। हमारे यहाँ डीमॉन हुआ। इन सब चीजों का जो टेपर है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स जिसको कहते हैं गलतियां ना करें और जिसको कहते हैं हमारे बैंक सही रहें, जो कि आज हैं, पॉलिसी मेकिंग एक्सट्रीमली कंडूसिव है, बहुत अच्छी चल रही है। आप देखो बहुत क्विक, बहुत फेवरेबल टू इंडस्ट्री बिजनेस पॉलिसीज आ रही हैं। तो जब ऐसा हमारे यहाँ माहौल है तो मुझे नहीं लगता कि टेपर या जो ये ओमिक्रॉन है उसकी वजह से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। हमने एक स्टडी की थी जो मैंने शायद आपके साथ भी शेयर की, कि एक
वायरस की वजह से आपके उसमें कितना डिसरप्शन हो सकता है इकोनॉमी में। जो हमारा पहला फेज था उसमें थोड़ा सा, एक तो लोगों को मालूम नहीं था और इट सीम्ड लाइक कि इनफाइनाइट हो सकता है कि हमने लॉकडाउन किया था और हम तब तक लॉकडाउन में रहेंगे जब तक कि वायरस देश से चला ना जाए। पर वो हमने देखा कि सेकेंड टाइम जो सेकेंड वेव इंडिया में आई तब कुछ ही समय के लिए थी और फिर हमने लॉकडाउन एज अ लास्ट मेजर यूज किया, देश काम करता रहा। तो अगर केवल एक आध क्वार्टर का कैश फ्लो इम्पैक्ट होता है किसी भी वजह से, तो जो बिजनेसेस सरवाइव कर जाती हैं, मतलब बचना जरूरी है, बट जो बिजनेसेस सरवाइव कर जाती हैं उनकी वैल्यू में 1 से 2% की कमी आती है, उतना ही फर्क पड़ता है। तो ये एक चीज मान के चलनी चाहिए। तो वायरस रिलेटेड डिसरप्शन से टोटल इकोनॉमिक वैल्यू पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और अगर बाजार गिरे उसकी वजह से तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उस दैट विल बी इन्वेस्टेड इनटू। राइट, ऑलराइट प्रतीक, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपसे तो इतनी लंबी जो बातचीत हो सकती है, आधा घंटा पता ही नहीं चलता है कहाँ चला गया। थैंक यू सो मच फॉर टाइम प्रतीक, आज हमारे साथ